इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें। एक बहुत बड़ी, शानदार, जानदार, सदियों तक जिसे याद किया जाएगा, आने वाले 15 साल में वो पीढ़ी हमारे सामने से विदा हो रही है। आने वाले जमाने में दुखों के, पीड़ाओं के बीच में वर्षों तक याद किया जाएगा, वो पीढ़ी रवाना हो रही है। वो कौन सी पीढ़ी? जो टी शर्ट और चड्डियाँ नहीं पहनती, जो जुब्बा, पायजामा, लहंगा पहनती है, वो पीढ़ी जा रही है। ज़रूरत ना हो तो जो पंखे के बटन बंद कर देती है, लाइट के बटन बंद कर देती है घर में, वो पीढ़ी विदा हो रही है। जूते फट जाते हैं तो सिलाने के लिए बाजार में ले जाती है, छाता खराब हो जाता है तो ठीक करवाने के लिए ले जाती है, वो पीढ़ी रवाना हो रही है। जो पेंट करने के जो डिब्बे आते हैं, वो खाली हो जाने के बाद में उसको बाल्टी के तौर पर उपयोग में लेना है, वैसी पीढ़ी रवाना हो रही है। उसके सिवाय पुराने जमाने के चश्मे पहने और थोड़े बहुत भी लूज हो गए, 10 बार नीचे आए 10 बार ऊपर कर लेगी, वो पीढ़ी भी जा रही है। अखबार वहां आया है तो यहां पढ़ा जाएगा, यहां आया है तो पढ़ने के बाद वहां दिया जाएगा, वो पीढ़ी भी जा रही है, बिल्कुल जा रही है। अगर कहीं कपड़े फट गए हैं तो एक जगह 2 जगह सी करके भी वो कपड़े पहने जाएंगे, वो पीढ़ी जा रही है। और फाड़ फाड़ करके कपड़े पहनने वाली पीढ़ी आ रही है, फटे हुए, भिखारी जैसी हालत के, यहां से फटा, यहां से फटा, यहां से फटा, सब जगह फटा। मैंने कहा कहां से लाया रे? कहीं बाहर पड़ा था क्या? कूड़े करकट में, वहां से उठा के लाया। ये क्या पहना है फटा हुआ? तो क्या फैशन है? मैं कहा करम फूटे तेरे, क्या होगा? इसीलिए सोचने जैसी बात है। वो पीढ़ी जा रही है जिसकी मर्यादाएं थी। हकीकत में जो घर से बाहर निकलती थी, टहलती थी और नीम का एक दातुन ला करके घिसते घिसते घर आती थी, वो पीढ़ी जा रही है। वो पीढ़ी जा रही है जो साबुन की बट्टी का आखिरी अंश भी इकट्ठा करके चिपकाती थी और कम से कम हाथ धोने में उपयोग में ले लेती थी। आज तो शैंपू की बोतल में इतना शैंपू हो तो भी फेंक देते हैं। एक पैकेट लाते हैं इतना सा जर्नी के अंदर, जबकि उसके आधे में आराम से हमारे बाल धुल सकते हैं, बाकी का आधा बाथरूम में छोड़ के यूं ही रवाना होते हैं। आज पैसों की कोई परवाह नहीं है, कोई एक्सक्यूज नहीं है, अलग ही प्रकार के लोग हैं। पुराने जमाने में तो हम देखते थे, आज अपने सामने वैसे लोग बैठे हैं कि जब पेस्ट की वो जो ट्यूब होती है वो जब खाली हो जाती थी तो आखिर में सांसी से पकड़ पकड़ करके, दबा दबा करके, लास्ट में एक दिन भी चल सके उतना पेस्ट बचा हो वो भी बाहर निकालते थे। वो पीढ़ी जा रही है, बिल्कुल जा रही है, वो देखने को नहीं मिलेगी। अब घनचक्कर, उचक्के, मूर्ख, बेजू बावरे, बेवकूफ, ऐसों की पीढ़ी आ रही है। देखना आप, वो हालात होने वाले हैं कि आने वाले 10 साल के बाद में दुनिया के दुख बढ़ने वाले हैं। पैसों के बीच में भी मन नहीं लगने वाला है। सारी खाद्य सामग्रियां पड़ी होगी लेकिन बीमारियां इतनी होगी कि देख देख करके तरस खाएंगे लेकिन जीम नहीं पाएंगे। वो पीढ़ी जा रही है जो घर में आते ही खाने की थाली पर बैठते थे तो पूछते थे मुन्ना कहाँ है, भैया कहाँ है, भाभी कहाँ है, सबने जिम लिया, सब खा लिए। अब तो कोई किसी को नहीं पूछता। 1 बजे फोन आता है, मम्मी मेरे लिए खाना रखना मत, मैं बाहर खा के आऊँगा। 2 बजे के आसपास में अपनी वो हीरोइन जैसी लड़की घर आती है, कहती है आज भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी। तो मम्मी अलग खाती है, दादी अलग खाती है, वो बोलती है मुझे भूख नहीं है, चौथा बोल रहा है मैं खा के आऊँगा, पिताजी के लिए टिफिन गया है। इस प्रकार है। और कहते हैं डाइनिंग टेबल की फ्रेंडशिप सबसे डीपेस्ट फ्रेंडशिप होती है। कम से कम दिन में 1 बार साथ में खाना चाहिए। और मैं बताता हूँ आपको, धारवाड़ के पास में लोकुर गांव है, ये दिगंबर जैन है, मीरज से आकर के यहाँ बसा है। आज भी उनके घर के अंदर 180 लोग एक छत के नीचे रहते हैं और एक साथ में भोजन करते हैं। ये संयुक्त परिवार है, ये जैन है। उसी प्रकार मिजोरम में एक है, वो 280 जनों का परिवार है मिजोरम में, आज भी है। आज हम 70-80 जने एक बिल्डिंग में साथ में नहीं रह पा रहे, संग में नहीं रह पा रहे। 50 घरों का, 100 घरों का संग हो, उसमें तो 3 मत तेरे चौका, वो अलग टांग खिंचाई करें, ये अलग टांग खिंचाई करें, ये अलग करें। और वहां इतने लोग साथ में जब खाते हैं तो मनोविज्ञान ये कहता है कि अच्छा खाया जाता है, अलग अलग खाते हैं तो कम खाया जाता है। और विशेष करके जिनको भाता ना हो, जो बराबर खाते ना हो, जिनको बराबर खिलाना हो, उनको साथ में बिठाना चाहिए ताकि देख देख के खाएंगे। हकीकत है, साथ में जब बैठते हैं तो सब लोग नहीं भाता हो तो भी खाते हैं। आज हमारी सबसे बड़ी समस्या हो गई है
ये सब टीनेजर्स में पहुंची, बच्चों से, और आगे टीनेजर्स से युवाओं में पहुंची है कि ये साग नहीं भाता, वो साग नहीं भाता, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। कई सारी लड़कियों के तकलीफें हैं कि अजमा नहीं खाना है, सुआ नहीं लेने हैं, सूंठ नहीं खानी है, पिपरा मूल नहीं खाना है, ये नहीं भाता है, वो नहीं भाता है। बस इसीलिए इस प्रकार की सब चीज़ों का निर्वाह संयुक्त परिवार में ही हो सकता है। अकेले अकेले होते हैं तो ऊब जाते हैं, तकलीफें होने लगती है, दीवारें हमको खाने लगती है, ऐसा महसूस होता है कोई नहीं है हमारा। इसीलिए फिर मोबाइल लेकर या टेलीविज़न शुरू करके बैठ जाते हैं, या फिर बेकार पड़ोसिन से या दूसरों से गप्पे लगाते हैं। और घर में अगर बहुत लोग होते हैं तो बाहर प्रेम ढूंढना ही नहीं पड़ता, बाहर जाना ही नहीं पड़ता, बाहर झांकना ही नहीं पड़ता, घर में इतने सारे होते हैं। ईमानदारी से बताओ, अपने पुराने जमाने में अपने जो कजिन्स थे, अंग्रेजी में तो एक ही शब्द है, बुआ के बेटे, बुआ की बेटियां, मामा के बेटे, मामा की बेटियां, मासी के बेटे, मासी की बेटियां, और चाचा के बेटे और चाची की बेटियां, सबके लिए एक ही शब्द है कजिन। अपने तो सब होता है कि चचेरा भाई, मौसेरा भाई, मामा का बेटा भाई, मासी का बेटा भाई या बहन, इस प्रकार था। ये सब जो होते थे, इतने जब इकट्ठे हों तो फिर किसी दूसरे दोस्त की जरूरत पड़ती थी क्या? खेलने के लिए, खाने के लिए, कूदने के लिए, दौड़ने के लिए, भागने के लिए, छिपा छिपी के लिए, संतोलिए के लिए, मादड़ी के लिए, या लंगड़ी खेलना हो तो उसके लिए, या फिर गिली डंडे हाथ में लेने हो तो उसके लिए। ईमानदारी से बताओ, नहीं पड़ती थी जरूरत, बाहर प्रेम खोजना ही नहीं पड़ता था। इंटरकास्ट की या इधर उधर की बात ही नहीं होती थी। तब मोबाइल नहीं थे, टेलीविजन नहीं थे, फ्रीज नहीं थे, वॉशिंग मशीन नहीं थी, यहां तक कि आटे की चक्की भी नहीं थी। रविवार को माताजी के साथ में हम बैठते थे, मम्मी के हाथ ना दुख जाए इसलिए हम भी साथ साथ में पीसते थे। मैंने बोला सोगरे खाने हैं तो कि पिसवाना पड़ेगा, जो पिसवाएगा उसको सोगरे मिलेंगे। तो सब भाई बहन लाइन सर बैठते थे पिसवाने के लिए। आज तो मम्मी को एक गिलास देना हो तो मौत आती है। और आप लोगों ने ऐसी औलादें पैदा की है, पता नहीं कहाँ से लाए हो, मालूम ही नहीं पड़ता, कि बस उनको हायर एजुकेशन प्राप्त करना है, सुटेड बुटेड रहना है, कायम उनकी सेवा करनी है, उनके बूटों की चिंता करने की, मोजे की चिंता करने की, तौलिए की चिंता करने की, उठाने की चिंता करने की, टिफिन की चिंता करने की, सब नोटबुक की, लेसन की, होमवर्क की चिंता करने की, उसके बाद में सब भर करके देने का, फिर स्कूल बस की या फिर गाड़ी की चिंता करने की, लेने जाने का, पहुंचाने जाने का, फिर पैसों की, फीस की चिंता करने की, जेब खर्ची देने की, और कमबख्त साले वहां जाकर के पढ़े नहीं, टाइम पास करके वापस आए तो भी चिंता करने की, फिर वो वहां से टीचर प्रिंसिपल कुछ सुनाएं तो भी चिंता करने की, बच्चों से झगड़ के आए तो भी चिंता करने की। इतना करने के बाद में भी बहुत बहुत पढ़ाने का, जितनी अपनी बचत है सब कुछ लगा देने की, लाखों रुपयों लगाने का, लगा करके उनको एकदम जोरदार पहुंचाने का, हाई एजुकेशन तक पहुंचाने का। उसके बाद में वो कहेंगे हमको आगे पढ़ने के लिए यहां से मुंबई जाना है, नहीं तो दिल्ली में तो सर्विस करूंगा, नहीं तो मुझे तो फॉरेन जाना है। हो गया, पापा मम्मी तो बैठे हैं कहीं मैसूर में, कहीं मंडिया में, कहीं हिरियूर में, कहीं चलकेरे में, कहीं दावणगेरी में, कहीं हुबली में, और वो मैम साहब चले गए वहां। यानी कि पहले भी आप सर्वेंट थे, लाइफ टाइम आपको सर्वेंट ही रहना है, बस काम करते जाओ, मजूरी करते जाओ, आपकी जिंदगी का कोई सुख नहीं। ये कैसा एजुकेशन है, ये क्या पढ़ाई है, आप देना क्या चाहते हो? मैं तो इस शर्त पे ही पढ़ाऊं कि तुमको लाइफ टाइम साथ में रहना है, नहीं तो चल निकल बाहर यहां से। जब पूरी लाइफ हम तुम्हारे लिए लगा दें और तुम अंत में कुछ ना कर सको, तुम आ भी ना सको, तुम अग्नि संस्कार के लिए भी पहुंच ना सको, तुम हॉस्पिटल में भी रुक ना सको, तुम इतने बिजी मैन हो, तो पैदाइश का अर्थ क्या है? पीढ़ियां चलेगी कैसे? परिवारवाद किसे कहेंगे? घर संसार का निर्वाह कैसे होगा? ये मानसिक जो मेंटली खुराक है ये कैसे मिलेगी? दवाइयों से नहीं मिलेगी, पड़ोसियों से नहीं मिलेगी, ये समझने जैसी बात है। इसलिए संयुक्त परिवार और पुत्र पुत्रियों का अपने पास रहना। इसलिए अपने वहां ये अलग अलग जो ज्ञातियां बनी, अलग अलग जो क्षेत्र बने, वो क्यों बने थे पता है? जहां कहीं बीच में से, अपने गांवों के बीच में से कोई नदी जाती या नाला जाता, तो नदी नाले के उस तरफ के गांव वहीं शादियां करते, नदी नाले के इस तरफ के गांव यहां शादियां करते। क्यों? तो कि यार कभी पानी आया, कभी जा ना सके, दुख में सुख में आ ना सके, इसलिए नहीं। परदेश तो देते ही नहीं, दूर तो देते ही नहीं, अपनी अपनी बिरादरी में देते, वहीं पर देते, उसी आसपास में देते, कभी भी आ सकें जा सकें। और वेवाई भी ऐसे होते, दुख में सुख में तुरंत। जब हम दो हों पति पत्नी तो दो ही पैर हैं, जब एक वेवाई मिलते हैं तो चार पैर बनते हैं, तब हमारी जिंदगी की गाड़ी टिकती है। अब तो वेवाई भी घन चक्कर मिलते हैं, ऊपर से तो मीठा बोलते हैं, अंदर से अपने को खो देते हैं, ऐसे मिलते हैं। पुराने जमाने के वेवाई ऐसे होते थे, प्राण तक दे देते अपने लिए, तन मन धन सब लगाते, अपने को ऐसा साहस और ढाढ़स बनता कि मेरे साथ में भी कोई है। इसलिए समझो 5-6 बेटी बेटियां हो और उन सबके वेवाई, तो वो जितने भी होते
मामे ससुर, काके ससुर, माँ से ससुर, वो जितने होते और अपने घर के इतने लोगों का जो कुनबा बनता, उसकी एक स्ट्रेंथ बनती। अब ले दे करके एक हो कसम खाने को और उसके ससुराल वाले भी मरे हुए मुर्दे जैसे हो, तो अपने को होता है यार कि मेरा भी मुझको करने का, उनका भी करने का, मेरे तो कुछ काम आते नहीं, कोई मेरे फायदा नहीं, वो मुझे निश्चिंत कर सके ऐसी कोई जिंदगी नहीं करके। अब लड़के लड़कियां तैयार हो जाएं और जाकर के बोले कि हमको इंटरकास्ट करनी है। ठाले बोले तुमको इंटरकास्ट करनी है, हमारा क्या होगा? वो तो हमारे काम ही नहीं आएंगे, उनकी भाषा, उनकी स्टाइल, उनकी लैंग्वेज या उनका सब उसूल वो हमारे काम नहीं आएंगे, अपनी बिरादरी के है नहीं, अपने को कोई सपोर्ट मिलेगा ही नहीं, दुख में सुख में कहीं नहीं, क्या मतलब बचेगा, जीवन का अर्थ क्या बचेगा? इसीलिए परिवारवाद की बुनियाद को समझने की आवश्यकता है, बिल्कुल समझने की आवश्यकता है, हकीकत में कहता हूं। और इसीलिए इन सब चीज़ों को अगर हम नहीं समझते हैं तो ज़िंदगी में कुछ भी मिल नहीं पाएगा। वो जो पीढ़ी जा रही है उसे सीख लीजिए, सीख करके पक्का बनिए, तभी कहीं जाकर के जीवन का निर्माण होगा। और जब तक संयुक्त परिवार की भावनाएं नहीं आएगी, साथ में रहना ही नहीं आएगा, या फिर समझो मकान छोटे पड़ जाएं, अलग अलग रहते हों तब भी दिल छोटे ना पड़े और रात दिन एक दूसरे को संभाल सकें, जा सकें, आ सकें, दुख में सुख में सहयोग दे सकें, ऐसी जब तक वृत्ति नहीं बनेगी तब तक धर्म में मन नहीं लगेगा, समाज का विकास नहीं होगा। इसीलिए अपनी एक यूनिक पर्सनैलिटी खड़ी कीजिए और जब साथ में रहना हो तो निर्णय थोपिए मत, सबको साथ में लेकर के चलिए। अगर आज आप कुछ भी बलिदान में लगाने को तैयार नहीं होते हो तो मानकर चलिए एक दिन आपका सब कुछ बलिदान में लग जाएगा। इसलिए थोड़ा बहुत भी आज न्योछावर कीजिए और बच्चों को प्रेम दीजिए, मारिए मत, समझाइए, लेकिन उनकी जिद हरगिज पूरी मत कीजिए। उन्हें यह महसूस होना चाहिए कि जिद से कुछ भी यहां हासिल होगा नहीं, ये जिद मेरी पूरी करेंगे नहीं, इनको समझा करके ही मैं अपनी आवश्यकताएं पूरी कर सकता हूं। आज 65% अपराध 16 साल से 25 साल के बीच के बच्चे कर रहे हैं। ये सर्वे है भारत का। 65% अपराध 16 साल से 25 साल के बीच के लड़के लड़कियों के द्वारा हो रहे हैं। इसलिए दुर्गुणों को दूर करना, दोषों का परिहार करना, जैसे खाते खाते एक छोटा सा भी, इतना सा भी तिल का, इतना सा भी छिलका अगर दो दांतों के बीच में फंस गया हो तो उसे निकालना पड़ता है, वरना बहुत परेशान हो जाते हैं। बार बार जीभ यूँ करते हैं और वो नहीं निकलता है तो फिर यूँ करते हैं, उससे भी नहीं निकलता है तो कोई ऑलपिन, कोई टूथपिक लेते हैं, उससे भी बाहर निकालते हैं। हम हैं इतने बड़े 5.5 फीट, 6 फीट के, और वो छिलका है इतना सा, तो भी इतना सा छिलका कितना परेशान कर लेता है, उसे निकाले बिना शांति से जी नहीं सकते। ठीक है, उसी प्रकार बच्चों के दोष छोटे हों या बड़े हों, दुर्गुण छोटे हों या बड़े हों, निकाले जाने चाहिए। उन्हें पल्लवित करना अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात नहीं। उन्हें झूठ मत सिखाओ, उन्हें बेईमानी मत सिखाओ, उन्हें नेगेटिविटी मत सिखाओ। बच्चों के सामने सब बातें मत करो, कुछ बातें उनसे छिपाओ, सब बातें खोल करके उनके सामने करना अच्छी बात नहीं है। और बराबर ध्यान रखो, उनके मनोविज्ञान को परखो कि वो क्या करना चाहते हैं, हमें क्या सिखाना है, क्या देना है। घर के ऐसे रीति रिवाज दादा दादी, पिताजी, माताजी और बंधु बांधवों के आधार पर तैयार करने पड़ते हैं, तभी कहीं जाकर के जीवन का ठीक तरीके से निर्माण होता है। चारित्रिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी है और एक अच्छे सुदृढ़ परिवार के लिए भी ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। परि का मतलब होता है चारों तरफ से, वार का मतलब होता है जहां मार पड़ती है। परिवार के बीच में रहोगे तो मार तो पड़ेगी, यानी कठिनाइयां तो होगी, परेशानियां तो होगी, लेकिन उससे बड़ा सुख कुछ है नहीं। अगर ये छोड़ दिया, बिखर गए, तो बाहर के जो दुख हैं वो इतने अनाप शनाप हैं कि फिर शांति से जी नहीं पाओगे। इसलिए परिवार के दुखों को दुख नहीं समझना चाहिए। यहां सासू बहू के बीच में, देवरानी जेठानी के बीच में कुछ अनबन भी हो तब भी समझना चाहिए मेरा परिवार है, मेरा घर है। अलग होने के बाद में जो सहेलियां मुझे उकसा रही है या बड़ी बड़ी बातें कर रही है, वक्त पर ये कोई काम नहीं आ सकेगी। सहेलियां खाली टाइम पास के लिए होती है और दोस्त भी सब टाइम पास के लिए होते हैं। परिवार की भूमिका वो नहीं निभा सकते। परिवार वो परिवार है, उसमें गर्व है, उसमें गौरव है, उसमें सुरक्षा है, उसी में हिफाजत है। उसी के हिसाब से आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। और इसीलिए एक समय का भोजन साथ में हो, छोटे बड़े के सम्मान की परंपरा हो, पैर पड़ने की परंपरा हो, सबको बीच में बोलने नहीं देना है। छोटा बड़े के सामने बोलें ये मंजूर नहीं होना चाहिए। हर एक के सामने सब बातें करनी नहीं चाहिए। घर की पंचायतियों में औरतों को सम्मिलित नहीं करना चाहिए, औरतों को लेकर के भी अलग नहीं होना चाहिए। और औरतें अगर साथ में रहना चाहती हों तो अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना चाहिए, हमको अलग नहीं होना चाहिए। फिर औरतों को ध्यान देना चाहिए कि इधर की बातें उधर नहीं करनी है, पियर में कभी नहीं बतानी चाहिए। एक बात समझ लेना, आप ससुराल की बातें जब पियर में जाएंगी तो आप ही लूज होंगे, आप मजबूत नहीं होंगे, आपकी लाइफ लूज होगी।
आपके लिए सोचा जाएगा कि ये कमजोर पक्ष है, ये सोचा जाएगा, कोई फायदा नहीं है। इसलिए हमारी कमजोरियां किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, हमको अपनी कमजोरियां दूर करने की आवश्यकता है। कमजोरियां बताने से आप ये समझते होंगे कि मैं हल्का हो गया, नहीं, कमजोरियां बताने से आप कमजोर होते हैं। कमजोरियां दूर करने से ही आप मजबूत बनेंगे। मनोविज्ञान ये कहता है, सुख के लिए, सुरक्षा के लिए और विकास के लिए दुनिया परिवार के बीच रहती है। सुख के लिए, सुरक्षा के लिए और विकास के लिए। सुख भी मिलेगा तो परिवार के बीच में मिलेगा, सुरक्षा भी होगी तो परिवार के बीच में होगी, और विकास भी होगा तो अकेले नहीं होगा, परिवार के बीच में होगा। समझो, पूरे परिवार को खोकर आप अगर अच्छे आर्थिक विकास के मार्ग पर आगे भी बढ़ जाते हो तो उसका अर्थ क्या है? कोई अर्थ नहीं है। परिवार और समाज चाहिए, तब आपके आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक या राजनीतिक विकास का कोई मायना है, वरना कोई वैल्यू नहीं। मैं आज आचार्य हूं तो मेरी महक, मेरी चमक, मेरा दबदबा, मेरा वजन मेरे समाज के बीच में है। कल मैं ये सोच लूं कि मैं अच्छा वक्ता हूं, मुझे अब समाज की जरूरत नहीं, मैं पूरे समाज को छोड़ता हूं, तो दूसरे समाज में जाकर के मेरी वैल्यू नहीं बन पाएगी। मेरी वैल्यू मेरे समाज में है, मेरी वैल्यू मेरे समाज की वजह से है। मैं आचार्य हूं तो मेरे समाज की बदौलत हूं, फिर मेरा समाज मुझे प्रमोट करता है तो दूसरे समाज भी मुझे सम्मान देंगे, मेरी वैल्यू बनेगी। मैं समाज को छोड़ के चला जाता हूं तो दूसरे किसी भी समाज को अपना लूं, थोड़ा बहुत फायदा हो जाएगा, मेरा सम्मान टूट जाएगा, मेरी मर्यादाएं खत्म हो जाएगी, मुझे वो नहीं मिलेगा, मेरे मन में ग्लानि महसूस होगी। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, जो कोई लोग किसी भी कारण से अलग हो गए हों, अब दूरियां मिटाइए, दीवारों को ध्वस्त कीजिए, प्रेम का संपादन कीजिए, जाना आना शुरू कीजिए। वो ना आए तो अपने जाइए, उनके कामों में अपने हाथ बटाइए, और बद इरादतन नहीं, अच्छे इरादों के साथ में, भाई हों, अंकल हों, आंटी हों, मासी हों, मामा हों, कोई भी हों, उनके घर जाना, उन्हें बुलाना, समय समय पर उनके वहां खड़े रहना, वे ना बुलाएं तो भी चले जाना। प्रयोग तो करो एक बार, क्या करेंगे? क्या ठोकर मार देंगे, फुटबॉल की तरह बाहर धकेल देंगे? नहीं, नहीं होगा ऐसा। पुनः प्रेम का संपादन होगा, इससे कसाई कम होंगे, परिवारवाद, समाजवाद मजबूत बनेगा, इससे संघीय व्यवस्थाओं में नया ओज आएगा। इस प्रकार ही जीना चाहिए, वही जीवन का हित है। आप सबका कल्याण हो, ऐसी मंगल कामना। आज इतना ही। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें।